Hello, good morning, friends. I am Dr. P.L. Nareda, and today we will study a story, The Luncheon, by William Somerset Maugham. विलियम सोमरसेट मॉम की ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लेखक जो है वो एक लेडी प्रशंसक के चक्कर में आ जाता है और उसको लंच कराने के लिए वह अपने पास जो पूंजी थी पूरे महीने के खर्चे की उसको ख़त्म कर देता है और फिर उसको पूरे महीने जो है भूखे मरना पड़ता है या फिर किसी पे आश्रित रहना पड़ता है। तो ये घटना उसके साथ कैसे घटित हुई, आइए हम स्टोरी के माध्यम से पढ़ते हैं। द लंचियन बाय विलियम सोमरसेट मॉम। विलियम सोमरसेट मॉम 1874 में पैदा हुए। सोमरसेट मॉम इज अ वेल नोन नॉवलिस्ट, ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। सोमरसेट मॉम जो है न केवल एक उपन्यासकार, एक नाटककार, बल्कि एक कहानी लेखक भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वॉज ओनली यंग। जब सोमरसेट बहुत छोटे बच्चे थे तभी उनके माता पिता चल बसे। बिफोर राइटिंग एज ए प्रोफेशनल ही वर्कड एज एन अकाउंटेंट। एक प्रोफेशनल राइटर बनने से पहले उन्होंने एक अकाउंटेंट की नौकरी करी। हिज वेल नाउन नावल्स आर ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, केक्स एंड एल। सोमरसेट के दो उपन्यासों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, एक है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज और दूसरा है केक्स एंड एल। इन हिज स्टोरीज ही एक्सप्रेसेस द फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। उसकी जो कहानियां हैं उसमें उसने फ्रेलिटी को दिखाया है। फ्रेलिटी मतलब कमजोरी, मनुष्य के स्वभाव की जो कमजोरी है उसको उसने समझाया है। ही एक्सपोजेज मैरिटल फ्रेलिटी। उसने शादी वाली जो कमजोरी है, यानी एक लड़का और एक लड़की कैसे एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और ये उनकी मजबूरी होती है, इस बात को सोमरसेट ने उसकी कहानियों में समझाया है। हिज स्टोरीज कंटेन प्लेन एंड क्लियर आयनी। उसकी कहानियों में आयनी होती है। आयनी मतलब विडंबना। जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होता, उसके अपोजिट हो जाता है, तो वो आयनी हो कहलाती है। Mom has used the placement technique of the film in the story The Luncheon। ये जो कहानी है द लंचियन, लंच से बनाए लंचियन। इस कहानी में लेखक ने प्लेसबैक टेक्निक काम में ली है। प्लेसबैक टेक्निक क्या होती है, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई घटना बता दें और उस घटना से जुड़ी हुई घटना जो कि जैसे कि 20 साल या 10 साल पहले हुई हो उसको फिर से दोहराया जाना फ्लैशबैक टेक्निक कहलाता है और ऐसा अक्सर मूवीज़ में होता है। द लंचन बाय मॉम रिकाउंट्स अ लंच ही हैड विद ए मैन हु एडमायर्ड हिज राइटिंग। लंचन कहानी में लेखक रिकाउंट्स करता है। रिकाउंट्स मतलब फिर से दोहराता है उस लंच को जो उसने एक महिला के साथ किया था जो उसकी प्रशंसक थी। एडमायर्ड मतलब प्रशंसा की। लेखक ने कुछ रचनाएं लिखी और उन रचनाओं की प्रशंसा में उस लेडी ने उसको पत्र लिखा और लिखा कि आप बहुत अच्छा लिखते हो। और एक लेखक के लिए इससे बड़ा क्या चाहिए कि कोई उसकी रचनाओं को पढ़ रहा है और प्रशंसा कर रहा है। फिर लेखक फूले नहीं समाता है और ऐसा ही इस कहानी में हुआ। इट हैपन 20 ईयर्स अगो। 20 साल पहले ये घटना घटित हुई थी। ही वॉज लिविंग दैन इन पेरिस। जब ये घटना घटित हुई तब लेखक पेरिस में रह रहा था। ही देन लिव्ड इन ए स्मॉल अपार्टमेंट इन द लेटिन क्वार्टर्स ओवरलुकिंग द सीमेट्री। सीमेट्री का मतलब होता है कब्र। वो लेखक जो है छोटे छोटे क्वार्टर्स थे, लेटिन क्वार्टर्स, वहाँ पे रह रहा था जहाँ से कब्रें दिखती थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शमशान की तरफ या कब्रों की तरफ गरीब तबके के लोग ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो उच्च वर्गीय है वो कब्रों के पास क्यों रहना चाहेंगे। ही वॉज यंग, लिव्ड इन पेरिस एंड विल बैरली मैक्स एंड्स मीट। वो पेरिस में रहता था
यंग था और मुश्किल से ही अपना खर्चा चला पा रहा था। सी हैड रेड हिज बुक्स एंड wrote a letter to congratulate him on his work। जब उस औरत ने लेखक की रचना को पढ़ा तो उसको बधाई दी और उसको एक पत्र लिखा। एट द स्टार्ट ही इज नर्वस अबाउट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू द फैंसी रेस्टोरेंट सी प्रपोजेज। जब उस महिला ने लेखक की बुक को पढ़ा तो लेखक को पत्र लिखा और उसको कहा कि मैं एक रेस्टोरेंट में तुम्हें मिलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मिल सकते हो। एट द स्टार्ट, शुरू में ही इज़ नर्वस, वो नर्वस होता है, लेखक नर्वस होता है कि उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। टू द फैंसी रेस्टोरेंट सी पजेज, क्योंकि उसने जिस रेस्टोरेंट का नाम बताया था वो बहुत महंगा था। बट सी अज्योर्स हिम दैट सी नेवर ऑर्डर्स मच एक्सेप्ट वन थिंग। लेकिन साथ ही साथ उसने अज्योर मतलब लेखक को आश्वस्त कर दिया कि वो एक बार में एक ही चीज़ खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है। तो लेखक ने सोचा शायद एक ही चीज़ खाएगी और ज़्यादा खर्चा नहीं हो पाएगा। सी ऑर्डर्स मैनी डिशेज एंड ओनली ईट्स वन एट ए टाइम। बात तो सही थी, उसने बहुत सारी डिश ऑर्डर की लेकिन एक बार में एक ही डिश उसने खाई। जब एक खा ली तो फिर दूसरी खाए, फिर तीसरी खाए, फिर चौथी खाए, इस तरह से खाती गई। मोम इज लेफ्ट विद नो मनी फॉर द मंथ। और सॉमरसेट मोम के पास एक भी पैसा नहीं बचा खर्चा चलाने के लिए। सी लिव्स इन ए केव विदाउट एनी वरीज। वह लेखक को छोड़ करके वहाँ से एक बग्गी करके केब करके चली गई बिना किसी चिंता के। वेन ही फाइंड्स आउट इन द फ्यूचर दैट सी हैज़ गैन अ लॉट ऑफ वेट। और फिर अचानक से कहानी जो है 20 साल बाद वापस आ जाती है और लेखक उसको पहचान ही नहीं पाता। ही सीज इट एज कर्मा फॉर हर बिहेवियर। वो बहुत मोटी हो जाती है और लेखक सोचता है कि इसकी जो कर्म का फल है वो इसको मिल गया, इसने मुझे बर्बाद किया था, मेरे पूरे महीने का खर्चा जो है इसने एक ही दिन में खा लिया था, इसलिए ये मोटी हो गई और ईश्वर ने इससे कर्म का फल मोटी के रूप में दिया है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी विस्तार से चलेगी। अ फैन ऑफ द नरेटर रोट अ लेटर टू हिम। एक फैन थी जिसने नरेटर को पत्र लिखा। सी वॉन्ट्स टू विजिट हिम, वो उससे मिलना चाहती थी। They decided to meet at the Foyot restaurant, where only the rich used to eat there. They decided to meet at the Foyot restaurant. पेरिस जो शहर है उसमें फोयट रेस्टोरेंट था, वहाँ पर वो मिलने की सोचते हैं। और फोयट रेस्टोरेंट बहुत ही धनवान लोगों के लिए था। द नरेटर वॉज नॉट केपेबल ऑफ एंटरटेनिंग समवन एट द फोयट रेस्टोरेंट। नरेटर जो है, कहानी का जो नरेटर है, उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो किसी को फोयट रेस्टोरेंट में लंच करा सके, एंटरटेन करा सके। ही सेज टू हिमसेल्फ। लेकिन फिर भी वो अपने आप से कहता है, क्या कहता है वो अपने आप से? आई वॉज फ्लेटर्ड, मैं चापलूस था, एंड आई वॉज टू यंग, और यंग भी था। लेखक सोचता है कि शायद कोई अच्छी सी लेडी, सुंदर सी लेडी आएगी जिसके साथ लंच करना बहुत अच्छा मज़ेदार हो जाएगा, हो सकता है दोस्ती हो जाए, बाद में शादी हो जाए। इस तरह से वो कहता है आई वॉज फ्लेटर, मैं चापलूस था। द नरेटर मेक्स कैलकुलेशन फॉर द एक्सपेंडिचर। नरेटर ने जो कैलकुलेशन की, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे की, कि कौन कौन से चीज़ों पे खर्च होगा और शायद इतना खर्च हो जाएगा, तो उसकी कैलकुलेशन देखिए कैसे हुई। इफ़ ही कट्स कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks ही कुड मैनेज वेल एनफ, बट हिज कैलकुलेशन गोज रॉन्ग। लेखक सोचता है कि अगर मैं अगले 2 हफ्ता तक कॉफ़ी नहीं पीऊँ तो हो सकता है मैं उस लेडी को अच्छा सा डिनर करा दूँ। दिस बिकम्स अ फनी कैलकुलेशन। और उसकी ये कैलकुलेशन जो थी, उसने चाय कॉफ़ी कट करने की जो कैलकुलेशन की थी वो बिल्कुल बेकार चली जाती है, यानी उसका बजट कम पड़ जाता है।
At the restaurant, the narrator meets her at 12:30 on an appointed day and gets many shocks. देखिए, जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी उस दिन वो लेखक लेडी से मिलता है 12 बजे, 12:30 मतलब 12:30 बजे, और जैसे ही वो उससे मिलता है तो उसको बहुत सारे शॉक लगते हैं. द नरेटर गॉट्स मेनी शॉक. नरेटर को धक्के लगे, गॉट मेनी शॉक्स, शॉक मतलब आघात. फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज नॉट यंग एंड अट्रैक्टिव. पहला झटका ये लगा कि जब लेखक ने उसको देखा तो न तो वो यंग थी, दूसरा ना ही वो अट्रैक्टिव थी, खूबसूरत भी नहीं थी, युवा भी नहीं थी, एंड वॉज अबाउट टू 40 ईयर्स ओल्ड, और लगभग 40 साल की थी. हर टीथ, उसके जो दांत थे, वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज, हद से ज़्यादा बड़े थे. तो कैसे अट्रैक्टिव हो सकती है. शी वॉज टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड अबाउट द नरेटर, बट द नरेटर थिंक्स अबाउट द बिल. अब देखिए, जब वो लेखक से मिलती है तो वो लेखक से पूछती है, और सुनाओ क्या हाल चाल है आपके, कैसे हो आजकल, क्या लिख रहे हो, आपकी लिखने की कला बड़ी अच्छी है. लेकिन नरेटर सोच रहा था कि पता नहीं कितने का बिल आएगा. एज ही सीज द मेन्यू ही गेट्स अ सेकेंड शॉक. जैसे ही वो मेन्यू कार्ड लेके वेटर वहां पे आता है तो लेखक को दूसरा शॉक लगता है. क्यों लगता है? ही डिस्क्राइब्स द प्राइसेस वर रियली एक्सोर्बिटेंट. कीमतें हद से ज़्यादा बड़ी थी. जितना उसने आइडिया लगाया था उससे कहीं ज़्यादा कीमतें वहाँ पे थी. हिज गेस्ट assured हिम दैट शी ईट्स नथिंग बट अ थिंग फॉर लंच. और उसके जो गेस्ट थे, उसकी जो गेस्ट थी वो लेडी, उसने लेखक को थोड़ी सांत्वना देते हुए कहा कि मैं लंच में एक ही चीज़ खाती हूँ. शी क्विकली एट्स दैट शी वुड ईट सालमन. और उसने तुरंत कह भी दिया कि अगर यहाँ सालमन मिल जाए तो मैं वो खा लूँगी. सालमन एक मछली का प्रकार होता है जो बहुत महंगी होती है. द नरेटर ऑर्डर्स द चीपेस्ट डिश ऑफ मटन चॉप फॉर हिमसेल्फ. लेखक सोचता है कि थोड़ा पैसा बच जाएगा, इसीलिए वो अपने लिए मटन चॉप ऑर्डर करता है. मटन चॉप मतलब भेड़ का मांस. When the question of drink comes, she says that she would take champagne. जब पीने की बात आती है, खाने के बाद पीने की बात, तो वो कहती कि मैं शैम्पेन पी लूँगी. Now she was eating the giant asparagus and was talking about art, culture and music, but the narrator was not interested in her talks. देखिए, जब वो खा रही थी एस्पैरागस, शतावरी एक फल होता है. जाइंट एस्पेरागस मतलब बड़े बड़े शतावरी के टुकड़े खा रही थी और बातें कर रही थी आर्ट की, कल्चर की, म्यूज़िक की. लेकिन लेखक को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लेखक चिंतित था कि वो बिल चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा. आफ्टर ईटिंग टू मच शी सेज दैट वन शुड हैव द फीलिंग टू ईट अ लॉट. बहुत ज़्यादा खाने के बाद वो क्या कहती है, हमेशा इतना ही खाओ कि आपके मन में फिर भी ये रहे कि अभी कुछ और खा सकते हैं. तो लेखक उससे पूछ लेता है कि अभी भी आप भूखी है, और वो मुस्कुरा के जवाब देती है, नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए कह रही थी कि आप भारी चीज़ें, मटन चॉप जैसी चीज़ें खा लेते हो, इसीलिए. पैनिक सीज द नरेटर. नरेटर जो है उसको पैनिक ने सीज कर लिया था, उसका दर्द बढ़ रहा था. दर्द यही था कि वो बिल चुका पाएगा या नहीं. It was not a question now how much money he should have left over for the rest of the month. अब क्वेश्चन ये नहीं था कि उसके पास पैसा बचेगा या नहीं बचेगा महीने का खर्चा चलाने का, तो फिर क्या क्वेश्चन था, बट वेदर ही हैड एनफ टू पे द बिल. अब क्वेश्चन ये था कि शायद उसके पास बिल को चुकाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं रहेंगे. He thinks that it would be shameful to borrow money from his guest. और वो सोचता है कि कितनी बुरी बात होगी कि वो अपने गेस्ट से पैसे उधार मांगे बिल चुकाने के लिए. देन सी ऑर्डर्स कॉफ़ी एंड एन आइसक्रीम. फिर वो कॉफ़ी और आइसक्रीम का ऑर्डर दे देती है. अब देखिए, कॉफ़ी के साथ आइसक्रीम कौन खाता है, लेकिन वो ऑर्डर दे देती है. व्हेन द हेड वेटर कम्स विद ए बास्केट ऑफ ह्यूज पिचेज सी पिक्स अप वन सेइंग. ठीक उसी समय एक दुर्घटना घटित होती है. उस होटल का जो हेड वेटर था उधर से बड़े बड़े पिच की टोकरी लेके जा रहा था. पिचेज मतलब आड़ू. और उनमें से वो एक उठा लेती है और उठा के क्या कहती है, आई हैव जस्ट had a snacks and I shall enjoy a pitch.
अभी तो मैंने नाश्ता किया है और अब मैं इस आड़ू का आनंद लूँगी। आफ्टर द पेमेंट ऑफ द बिल द वेटर हैड लेफ्ट अ स्मॉल टिप टू द वेटर। आफ्टर द पेमेंट ऑफ द बिल, जब बिल चुकाया, द राइटर हैड लेफ्ट अ स्मॉल टिप टू द वेटर, तो राइटर के पास, नरेटर के पास वेटर को टिप देने के लिए भी बहुत कम पैसे बचे। द स्टोरी सडनली टर्न्स टू द प्रेजेंट, फिर कहानी अचानक प्रेजेंट में आ जाती है। 20 साल पहले की घटनाओं को याद करते हुए लेखक प्रेजेंट में आ जाता है। द लेडी हु हैड एडवाइस हिम टू ईट लेस हैड ग्रोन फैट, वो लेडी जो अंत में ये कह के गई थी लेखक से कि आप कम खाया करो, अचानक से खा खा के मोटी हो गई। हर वेट वॉज 294 स्टोन, उसका वजन 294 स्टोन हो गया। स्टोन एक माप होता है जिसमें 546 ग्राम होता है। However, within the end, the narrator feels that he has finally had his revenge. हालांकि एंड में नरेटर ये कहता है कि उसने उसका बदला ले लिया। रिवेंज का मतलब होता है बदला। जितने पैसे का वो खा गई थी उसका बदला पूरा हो गया क्योंकि वो मोटी हो गई। When he sees that the women now put on tons of weight, जब उसको ये दिखता है कि वो औरत मोटी हो गई। द फ्लैशबैक गोज टू द लास्ट पैराग्राफ, फ्लैशबैक टेक्निक जो है वो अंतिम पैराग्राफ में दिखाई देती है। व्हेन द नरेटर कम्स बैक टू दिस टाइम एंड सॉज अस दैट ही हैड बीन अवेंज्ड, जब नरेटर ये कहता है कि उसने उसका बदला ले लिया, उसको मोटी देख करके उसको बड़ी खुशी होती है, तो इसको वो अपना बदला समझता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।